हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज फ्राइडे है, आज केस स्टडी का डे है। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल का फर्स्ट केस स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। केस स्टडी हम लोग करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है आज का। तो चलिए, ये हम लोग देखते हैं। ये हमारा सबसे पहला केस स्टडी है। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। यस, ठीक है। चलो इधर रख दें। हाँ, यहाँ रख देते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। DAV School of Delhi decided different types of tour for students to educate them. So in class 9, 1/12 times the square root of the total number of students plan to visit historical monuments, and 7/12 times the number of students plan to visit old age home, while 15 students decided to teach poor children. ओके, तो ये एक एजुकेशनल टूर है और इस एजुकेशनल टूर में जो स्कूल के बच्चे हैं वो जा रहे हैं। पूरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, आप इसको पार्ट पार्ट अगर करके आप देखते हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, इन स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में बांटा गया। क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा गया। फर्स्ट स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे बोला गया कि 1/12 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी है हम उसको एक्स ले लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हम अगर उनको एक्स ले लेते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है टोटल स्टूडेंट्स का स्क्वायर का 1/12 टाइम्स प्लान टू विजिट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को विजिट करने के लिए जा रहे हैं 1/12 ऑफ स्क्वायर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने अगर एक्स लिया तो उसका स्क्वायर कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर। तो इन्होंने बोला कि 1/12 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो 1/12 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो 1/12 को आप एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गए हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। देन 7/12 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान टू विजिट ओल्ड एज होम। तो ओल्ड एज होम को विजिट करने के लिए जा रहे हैं 7/12 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसके 7/12 टाइम्स जा रहे हैं ओल्ड एज होम। तो 7/12 करो आप। 7/12 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल एक्स है। तो इतने सारे बच्चे जा रहे हैं ओल्ड एज होम, ठीक है। एंड उसके बाद क्या सवाल हो, एंड while 15 students decided to teach poor children। तो यहाँ पे जो टीचिंग पुअर चिल्ड्रन जो है वो कितने सारे बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू टीच पुअर चिल्ड्रन। तो 15 स्टूडेंट्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से एक एजुकेशनल टूर है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको समझाया कि ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। पार्ट पार्ट हमने देख लिया कि इस एजुकेशनल टूर में कुछ बच्चे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विजिट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ओल्ड एज होम विजिट कर रहे हैं, कुछ बच्चे पुअर चिल्ड्रंस को पढ़ाने के लिए जाएंगे। तो इस तरह से स्कूल के सारे बच्चे जो क्लास स्कूल के नहीं, एक्चुअली क्लास 9 के जो बच्चे हैं वो इस तरह से अलग अलग जगह विजिट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है। Using above information, express the total number of students as a polynomial। ओके, सारे बच्चों को हमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सारे बच्चों को पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो सारे बच्चे मतलब आप यहाँ पे जो आपने ये सारे बच्चे टोटल टोटल कितने हैं, आपको सारे बच्चों के बारे में बताना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से बच्चे जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट देखने गए हैं, जो ओल्ड एज होम विजिट करने गए हैं, और जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सारे बच्चे क्लास 9 के बच्चे हैं। तो इनका टोटल आपसे पूछा गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पॉलिनोमियल फॉर्म में बताना है। तो 1/12 एक्स ये हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट विजिट करने के लिए गए हैं, 7/12 ऑफ एक्स ये ओल्ड एज होम विजिट करने के लिए गए हैं, और 15 स्टूडेंट्स जो कि गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे। तो ये हो गया टोटल। टोटल का मतलब आपको सारे को प्लस करने, तो हमने कर दिया। अभी हमें देखने ऑप्शन में ये कहाँ है। तो ऑप्शन में ये है एकदम फर्स्ट नंबर। यस, फर्स्ट नंबर हो गया। तो हमें सारे बच्चों को पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इनका टोटल निकाल लिया पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलो ये हमारा पहला सवाल हो गया केस स्टडी का, पहला केस स्टडी का। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है ये तो। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पॉलिनोमियल बनाया उस पॉलिनोमियल में एक्स का कोएफिशिएंट पूछा गया। तो हमने क्या पॉलिनोमियल बनाया था, 1/12 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7/12 ऑफ एक्स प्लस 15, ये हमारा पॉलिनोमियल बना था। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स के साथ है 7/12। तो ये हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी। ओके,
चलो फटाफट देखते हैं अगला सवाल। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, तो 7/12। तो अपने हमें यही देखना, सब लोग को कोएफिशिएंट क्लियर है ना? हाँ, कोएफिशिएंट के बारे में डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। चलो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी हम लोग इस वाले को भी देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले को भी देख ले। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था एक्स का कोएफिशिएंट क्या है। इस बार हमसे क्या पूछा जा रहा है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। यस, इस बार हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो, अगर आप पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसे ए बोला जाता है, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोला जाता है, और सी को कांस्टेंट बोला जाता है। उसी तरह से आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, मतलब यहाँ पे ये जो ए, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है ना, तो इस ए का वैल्यू को ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पे 1/12 हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट हो गया 7/12, कांस्टेंट वैल्यू हो गया 15। अगर आपको ऐसा पूछा जाता बताओ ए कितना है, तो आप लिखते हैं 1/12, बी कितना है तो आप लिखते हैं 7/12, सी कितना है तो आप लिखते हैं 50। इस तरह से अगर एबीसी पूछा जाए तो आप लिखते हैं। लेकिन अभी सिंपली आपसे क्या पूछा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, मतलब ये जो ए का वैल्यू है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1/12। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी, ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट वैल्यू क्या, तो आप बताना था 15 हो गया कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन पूछा नहीं है, आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है। ओके, तो अभी आई होप क्लियर हो गया कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोएफिशिएंट का मतलब जब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/12। अगर एक्स का कोएफिशिएंट पूछे मतलब एक्स में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7/12। इस तरह से कोएफिशिएंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा गया। तो हमारा जो पॉलिनोमियल, मैं एक बार फिर से इसको लिख लेता हूँ, ये हमारा पॉलिनोमियल है 1/12 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7/12 ऑफ 7/12 ऑफ एक्स प्लस 15। ठीक है, और आपको ये किस पे कैलकुलेट करना है? एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 कैसे करते हैं? इस तरह आपको एक्स में 2 डाल देना है। तो जितने सारे एक्स है सब में आप 2 डालो, यहाँ पे भी, और फिर ये 7/12 के साथ भी एक्स है, यहाँ पे भी 2 एंड प्लस 15। ठीक है, देन आप इसे सॉल्व करो। 1/12 ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 4, और यहाँ पे आप कैंसलेशन कर सकते हो 2 और 12 में, तो नीचे आएगा 6, 6 टू 12, 7/6 प्लस 15। यहाँ पे भी कैंसलेशन बन रहा है 3, तो यहाँ पे बन रहा है 1/3 प्लस 7/6 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम कर लो, एलसीएम करने से आपको ओवरऑल में क्या मिल जाएगा? एलसीएम 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 6 इंटू 15, 90, 6 इंटू 15, 90। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 99, 99/6। 3 से कैंसलेशन करो 33, 3 से कैंसलेशन करो 2, 33/2 बन रहा है टोटल आंसर। तो देखो ये ऑप्शन में है क्या? हाँ, एकदम फ्रंट में है, एकदम टॉप में है। तो इस तरह से आपको निकाल, इसे बोलते हैं वैल्यू निकालना, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना। तो हमें बोला है पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालो एट एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस तरह से चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लास्ट क्वेश्चन। यस, ये हमें बोला गया है कि 1 पे निकालो। ठीक है, अभी हमने निकाला था 2 पे, अब 1 पे निकालेंगे वैल्यू। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 1/12 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7/12 ऑफ x प्लस 15। तो हम 1 पे निकालते हैं, अभी हमने 2 पे निकाला था, अभी हम 1 पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये 1 हमने डाल दिया, तो 1/12 ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 7/12 ऑफ 1 एंड प्लस 15। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, एंड 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो सेम आएगा। तो 1/12 इंटू 1, 1/12। ठीक है, एंड 7/12 इंटू 1, 7/12, और यहाँ पे 15 एज इट इज। तो चलो यहाँ पे भी एलसीएम कर लेते हैं 12। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, और यहाँ पे हो जाएगा 180, 180। ठीक है, एंड 188, 188/12। तो यहाँ पे भी कैंसलेशन बन रहा है, कैंसलेशन किससे बन रहा है? 16, 17, 2 से करते हैं। तो 2 से करने से हो जाता है 94, 2 से करने से होता है 6, फिर 2 से जा रहे हैं। चलो 2 से फिर से करते हैं, 2 से करने पर यहाँ आता है 3, 2 से करने से यहाँ आता है 4, 2 8 एंड 7, 47/3। तो 47/3 इसका जवाब बन रहा है। तो हमें और देखना है, और जा रहा है क्या इसमें? और 47/3 तो ऑप्शन में नहीं है। तो 13 कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? हमने कहाँ पे गड़बड़ कर दिया? एक मिनट, हाँ मैं चेक करता हूँ फिर बताता हूँ।
ओके गाइस, गलती समझ में आ गया। गलती हमारा नहीं है, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की। एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ गलती है। एक्चुअली इसका जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 लेके, सॉरी -1 है इसका आंसर, तो -1 के साथ हमें करना था, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए ऑप्शन हमारे मैच नहीं कर रहे थे। तो आप इसे करेक्शन करो एक बार, हमें -1 पे कैलकुलेट करना, तो एक बार मैं -1 का कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसे कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू आपने लेना है ये नहीं, x इक्वल टू -1, और -1 पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, पॉलिनोमियल को दोबारा नहीं लिखता हूँ। तो हमारा क्या वैल्यू था, 1/12 x स्क्वायर, 1/12 x स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर, प्लस 7/12 ऑफ x की जगह -1 प्लस 15। ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, क्योंकि पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो +1 इंटू 1/12, अगेन 1/12, and -1 into 7/12 is -7/12 and plus 15। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम एक काम करते हैं, इजी तरीके से करते हैं, मैं ना पूरा एलसीएम नहीं करता हूँ, एक बार इतना हिस्सा करता हूँ। ये पहला 2 नंबर एलसीएम 12, यहाँ पे 1 -7, बाद में 15 को हम कर लेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे आ रहा है -6/12 प्लस 15। तो यहाँ पे कैंसलेशन हम कर लेते हैं, 1/2 -1/2 प्लस 15। अब हम इसको ऐड करते हैं, एलसीएम लेकर 2 -1 प्लस 30, तो आपको मिल रहा है 29/2। चलो हमारे ऑप्शन में आ गया, ये आपका आंसर है। तो गलती यहाँ पे था, प्रिंटिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। और ये भी क्वेश्चन मैंने एक्चुअली लिया हुआ था कहीं से, मैंने तो इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी कैलकुलेशन के दौरान पता लगा कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ था। जो भी हो, आपने वैल्यू निकालना समझ लिया, वैल्यू कुछ भी दिया हो, वैल्यू हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या चल रहा है। शायद ये क्वेश्चन खत्म हो गया, हम चलते हैं अगले केस स्टडी पे। तो ये हमारा अगला केस स्टडी है, तो इसमें देखते हैं क्या है। तो अंकुर एंड रंजन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टुगेदर। तो अंकुर और रंजन बिजनेस करेंगे। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ पार्टनर्स टुगेदर इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल दिस। दोनों ने मिलके एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों ने मिलके पैसे इन्वेस्ट किए, एंड उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इस पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। मतलब दोनों ने मिलके जो अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट किए थे, उनका ये प्रोडक्ट है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये इनके इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉलिनोमियल। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल इन्होंने यहाँ शो किया, ये उनके इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। तो आपको यहाँ पे पहला जो सवाल पूछा है, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4। तो ये पहला सवाल का जवाब 4 है। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। मैं दोबारा आपको बोलता हूँ, इस चीज को आप समझो। इन्होंने क्या बोला, ये जो पॉलिनोमियल है ये उनके इन्वेस्टमेंट को समझा रहा है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ द पार्टनर्स टुगेदर। ये उनके इन्वेस्टमेंट को समझा रहा है। बस इतना ही नहीं समझना, आपको आगे भी देखना ये इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोला। ये इन्वेस्टमेंट उनके दोनों के इंडिविजुअल शेयर का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको ये समझना, ये जस्ट उनका टोटल नहीं है कि इन्होंने दोनों दोनों ने जितना इन्वेस्ट किया ये सम करके नहीं आया, ये उनके इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट करके ये फंक्शन बना है, ये पॉलिनोमियल बना है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं अगले सवाल को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अगला सवाल इसका। तो हमें यहाँ पे बोला गया है, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आपको निकालना है एक्स पे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले सम किया था। तो चलो, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ इफ x इक्वल्स टू 1000। तो x का वैल्यू अगर 1000 है तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा। देखो, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इस पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये पॉलिनोमियल इनकी इन्वेस्टमेंट को समझा रहा है। तो हम इस पॉलिनोमियल में जो x है वहां पे 100 हम डाल देते हैं, 100 नहीं है सॉरी 1000 है, 1000 डाल के देखते हैं। तो ये पॉलिनोमियल के x को हम 1000 से रिप्लेस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर था, हमने 1000 स्क्वायर लिखा, फिर 12x था, हमने 12 इंटू 1000 लिखा, और लास्ट में 5 है। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 लाख। 1000 का स्क्वायर 10 लाख, प्लस यहाँ पे 12 इंटू 1000, 12,000 हो गए, एक जीरो ज्यादा आ गया क्या, ओके 12,000। चलो ये हो गया 12,000 प्लस 5, तो यहाँ पे हो गया 10 लाख, अब हो गया 40 लाख। 40 लाख उसके बाद हमें लिखना है 12,000, 40 लाख 12,000, और 12,000 के बाद क्या है 5। तो 40 लाख 12,000 5, तो हम देखते हैं ये कहां पर है, 40 लाख 12,000 5, ये हमारा ऑप्शन है, मैच कर गया ये आंसर।
तो ऑप्शन सी इसका वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना था, जस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना था, जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में करे थे। सिमिलर टाइप से हमने यहाँ पे भी वैल्यू कैलकुलेट किया। तो ये वैल्यू क्या है, उनका इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है ये वैल्यू। ठीक है, तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, शेयर ऑफ अंकुर एंड रंजन इन्वेस्टेड इंडिविजुअल। हाँ, इस बार ये लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल उनके अमाउंट इन्वेस्टेड को समझा रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने समझा रहे हैं, ये पॉलिनोमियल आया कैसे, ये उनके इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट से आया है। तो अगर आप पता लगाना चाहते हो ये कौन से दो अमाउंट को प्रोडक्ट करके बनाया गया है, तो उसके लिए आपको इसे करना पड़ेगा फैक्टराइज। ओके, फैक्टराइज मतलब कौन से दो वैल्यू को प्रोडक्ट करके ये वैल्यू बना है, इसका पता हम इसके फैक्टराइजेशन से लगाएंगे, क्योंकि दिस पॉलिनोमियल इज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर। तो अगर आपको उनके इंडिविजुअल शेयर निकालने हैं, तो आपको पता लगाना पड़ेगा इसका फैक्टराइजेशन। तो हम इसके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को निकालते हैं। मैं आप लोग को इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के एक मजेदार टेक्निक सिखाता हूँ। पहले तो देखो, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर आप इन ए बी सी को यहाँ पे मैच कराते हो, तो ए का वैल्यू है 4। अगर इस पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करते हो आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 12 है, और सी का वैल्यू 5 है। तो रूल नंबर 1, आपको ए और सी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, मतलब 4 इंटू 5 कितना होता है, 20। एंड सेकंड रूल है, आपको बनाना होगा प्रोडक्ट पेयर। पीपी मतलब प्रोडक्ट पेयर, मतलब कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट 20 होता है। तो आप सारे ऐसे पेयर ढूंढो। शुरू आप 1 से करना, 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 20 होता है, तो 120 जा। सेकंड पेयर होगा 2 कितने जा, 2 10 जा। थर्ड होगा 3 में तो नहीं आता ना 20, 4 में आता, 4 5 जा 20। बस इतने सारे पेयर है जिसमें आपको 20 मिलते हैं, 3 पेयर है। अभी यहाँ प्रोडक्ट पेयर बनने के बाद देखो, आपने पहले ए और सी का प्रोडक्ट निकाला, बाद में ये आपने 3 प्रोडक्ट पेयर ढूंढे, और 3 प्रोडक्ट पेयर ढूंढने के बाद आपको चेक करना है सी का साइन, साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी। तो आपको देखना सी का साइन क्या चल रहा है, तो सी का साइन है यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है। इसका मतलब है आपको ये जितने सारे पेयर है इनका आपको सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी का साइन पॉजिटिव है, इसलिए आपको इनका सम निकालना पड़ेगा। जैसे 1 प्लस 20 अगर हम करें, तो आपको 21 मिलता है। आपको 2 प्लस 10 अगर आप करोगे, तो आपको 12 मिलता है। 4 प्लस 5 अगर आप करोगे, तो आपको 9 मिलता है। राइट, अब ये जो आपने सम निकाले ना इन पेयर का, इसका सम निकाला, इसका सम निकाला, इसका सम निकाला, इनमें से देखना है कौन सा सम आपके बी के बराबर है। ठीक है, तो बी के बराबर कौन सा वाला सम है, 12 है। तो 12 किधर है, 12 इधर है। राइट, इसका मतलब इस वाले प्रोडक्ट पेयर में जो फैक्टर्स है उनका सम 12 है, तो आप 12 की जगह पर इन दोनों का सम को लिखो। ठीक है, इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। मतलब हम 12 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 10 प्लस 2 में हम स्प्लिट करेंगे। मतलब देखो, मिडिल टर्म सबको आता है, जिनको नहीं आता मैंने उनके लिए ये एक अनोखा मेथड बताया, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप 12 की जगह क्या लिखोगे, 10x प्लस 2x, इस तरह से आप लिखोगे, एंड देन यहाँ पे आप 5 नोट करो। ठीक है, तो ऐसे 4x² प्लस 10x प्लस 2x फिर 5। ठीक है, तो मिडिल टर्म को ऐसे आपको स्प्लिट करना है, जिनको आता है वो डायरेक्टली करो, और जो नहीं आता वो इस चीज को आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ब्रैकेट ओपन करो। अब ब्रैकेट ओपन करने से आपको मिलेगा 10x प्लस 2x प्लस 5। देन आपको पहला 2 टर्म से कॉमन लेना है। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो, तो इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं 4 नहीं, सॉरी, 4 और 10 से हम कॉमन लेंगे 2। इसके अलावा x, 2x कॉमन लिया जा सकता है, तो इसमें बचेगा 2x कॉमन लेने के बाद अगेन 2x, और इसमें बचेगा ओनली 5। देखो, 2x इंटू 5 10x होता है ना, तो 2x इंटू 5 करोगे 10x होता है, तो 10x में 5 बचता है। फिर उसके बाद क्या करना है, इस फैक्टर को सेम टू सेम आप यहाँ पे कॉपी कर लो, 2x प्लस 5 कॉपी कर लो। जब यहाँ पे आपका कॉमन लेने का हो जाएगा और ब्रैकेट में जो भी बचेगा उस चीज को यहाँ कॉपी करो। फिर आप सोचो इस 2x में क्या मल्टीप्लाई करने से ये थर्ड वाला टर्म सेम टू सेम बनेगा। तो इस 2x में अगर हम +1 मल्टीप्लाई करें, तो ये 2x सेम टू सेम आएगा। राइट, ऐसे आपको प्लान करना है। तो 1 इंटू 2x इज 2x, बस हो गया। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो क्या +1 को 5 में मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो ये आता है, तो इसका मतलब ये सम सही चल रहा है हम लोग का। ये कंफर्मेशन भी हो गया कि सम सही है। उसके बाद हम 2x और +5 ये वाला फैक्टर को पहले लिखते हैं, 2x प्लस 5, और जो बाहर जो हमने कॉमन लिया हुआ था,
2x+1, इसको आप दूसरे ब्रैकेट में रख दो, 2x+1, ये हमने ले लिया। तो इसका मतलब ये निकल गए इसके फैक्टर्स, ये हो गए फैक्टर्स, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका ये पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोला था ना ये पॉलिनोमियल कैसे बना, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर, मतलब ये हो गए इन दोनों के इंडिविजुअल शेयर। ये किसी एक जन का होगा, मे बी ये अंकुर का है और ये रंजन का, आप किसी को भी किसी का इन्वेस्टमेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनके इंडिविजुअल शेयर है जिसका प्रोडक्ट ये वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हमें देखना ऑप्शन में ये अवेलेबल है कि नहीं, 2x+1 और 2x+5। तो ये देखो ऑप्शन ए, 2x+5 और 2x+1, ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। तो ये हो गए शेयर ऑफ अंकुर एंड रंजन। ओके, तो चलो ये हमारा हो गया, हमने फैक्टर्स निकाल लिए 2x+1 2x+5। तो चलो हम लोग अगले सवाल पे चलते, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ओके, ये हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल, मैं एक बार ये कैलकुलेशन को हटाता नहीं हूँ, इसे रख देता हूँ, एक बार रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे का देखेंगे। अच्छा, व्हाट इज द नेम, थोड़ा क्लीन कर लो, नहीं तो फिर आपको काफी गंदा लगेगा ये देखने में, ठीक है। ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको रहने देते हैं, क्योंकि शायद आगे इसमें सवाल आ जाए, इसलिए मैंने एक बार के लिए रखा हुआ है इसको, ठीक है। तो चलो ये हम देखते हैं अगला सवाल क्या बोला गया इसमें। व्हाट इज द नेम गिवन टू द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे, कौन सा पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल इनके अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाँ, ये मतलब ये इन लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये यही है ना पॉलिनोमियल जो इनके अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ पार्टनर्स टुगेदर इज गिवन बाय दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या नाम दे, इस पॉलिनोमियल को हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 है। जब हाईएस्ट डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक होता है, हाईएस्ट डिग्री 1 होने से लिनियर होता है, हाईएस्ट डिग्री 3 होने से क्यूबिक होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, चलो भाई ये तो हो गया, मार्क कर लो, ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है। यस, हमें मिला अगला सवाल, देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। चलो, इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 0। मतलब हमें बोला गया अगर टोटल इन्वेस्टमेंट को हमें 0 बनाना है तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली इसको बोला जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक्स का उस वैल्यू को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। मान लो एक्स का वैल्यू हमें पता तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा वैल्यू जो अगर हम उस पॉलिनोमियल में डाल दे, यहाँ पे हम डाल दे, तो ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, ठीक है। यही तो बोल रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हम देखते हैं। अभी देखो हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, हमें दो फैक्टर मिले। अगर आपको यहाँ पे एक्स का वैल्यू पता लगाना, तो इन फैक्टर से आप एक्स का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो वो कैसे निकाला जाता है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हो कि आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालोगे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का ये तरीका है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी अगर आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो यही तरीका करो, आप पॉलिनोमियल को पहले फैक्टराइज करो, जिस तरह हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया है। देन जो फैक्टर्स मिलते हैं उसको आप 0 पे रखो। जैसे मैं पहला फैक्टर लेता हूं और मैं इसे 0 पे रख देता हूं। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो 2x इक्वल टू -5 एंड 2 को भी ट्रांसपोज करोगे तो -5/2। एंड दूसरा जो फैक्टर उसको भी आप 0 पे रखो, 2x+1 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे 2x इक्वल टू -1 और x का वैल्यू हो जाएगा -1/2। तो आपको ये दो वैल्यू मिल रहा है, -5/2 और -1/2। इन्हीं x के वैल्यू को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैंने पॉलिनोमियल में इन वैल्यूज को रखा ऐसे, तो मुझे डेफिनेटली 0 मिलेगा, क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसे ही निकाला जाता है। यही मेथड होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का। आप चैप्टर को जब करोगे आपको इस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के मेथड भी सिखाए जाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं एमसीक्यूज कर रहा हूँ, तो मैं एमसीक्यूज को जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पता लगाते हैं। तो ये हमें देखना है ऑप्शन में है कि, तो 5 - 5/2 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है एंड -12 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसका मतलब दोनों ही आंसर है, इसलिए आप ऑप्शन सी को टिक करोगे, बोथ ए एंड बी। ओके, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमने एक्स के वैल्यूज निकाली, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो देखते हैं, ये शायद मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था। यस, यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आज के लिए हमारा केस स्टडी कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को केस स्टडी कैसा लगा, थोड़ा बताओ भाई, कमेंट, इतना मेहनत करना पड़ता है ये सारे केस स्टडी ढूंढ ढूंढ के आप लोग को एक्सप्लेन करने में, थोड़ा सा कमेंट अपन डालो तो फिर अच्छा लगता है, ठीक है। तो लाइक और कमेंट थोड़ा सा लगाओ। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, और मंडे को हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, उसके लिए रेडी। ठीक है, मैं कभी कभी मंडे को स्किप कर देता हूँ, तो उसके लिए फिर भी आप ध्यान रखना, मैं उनके क्वेश्चंस को अगले वीडियो में जरूर डाल देता हूँ। तो इसका आप लोग सेम, आपको अगर मैं मंडे को नहीं देता हूँ तो वेडनेसडे को आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, सब लोग को राम राम, गुड नाइट, फिर मिलते हैं मंडे को, चलो बाय।